नमस्ते दोस्तों, कैविलियर इंडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो CDS 2025 में पूछे गए थे। एनालिसिस वाइज हम जाने वाले किस तरह के क्वेश्चन आए थे और आपका अप्रोच कैसा रह सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, राइट। इसके रिलेटेड हमारी बैचेस भी चालू हो रहे 4 जनवरी से, राइट। सो वन बाय वन हम क्वेश्चन देखते, राइट। पहला क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट दिया था विथ रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट के रिलेटेड, वो भी गुड्स के एक्सपोर्ट के रिलेटेड। देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम जब इकोनॉमिक्स की तैयारी करते तो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। उसके अंदर आपको कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, है ना, करंट आइटम क्या क्या होती है, किन चीज़ों को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर रैंकिंग कैसी है, वो हम नॉर्मल इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उसमें से हम वो जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो वो रिलेटेड क्वेश्चन था। सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि शेयर ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स कुछ कुछ होते हैं, जैसे मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, उनका शेयर क्या हो गया है भाई हमारे यानी कि एक्सपोर्ट के रिलेटेड डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ। और सेकेंड था कि कंज्यूमर गुड्स कैसे। सो कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंज्यूमर गुड्स क्या होता है, सब रिलेटेड। तो इसके अंदर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत दिए थे, सो नन ऑफ द अबो था। मेरा पर्पस बताने का यह है कि इकोनॉमिक सर्वे मैटर करता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो जो भी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है उसके अंदर ट्रेंड कैसा है ना, इंडिया अगर इम्पोर्ट कर रहा है सो कौन सी 3-4 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट इंपोर्ट कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, या कैपिटल और करंट अकाउंट में हमारा ट्रेंड कैसा है वो हमें पता होना चाहिए। सो सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वापस, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट गलत थे, उन्होंने रिवर्स ऑर्डर कर दिया था, वो रिलेटेड अप्रोच था, राइट। अगला देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोजेक्ट नेक्सस इज करेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट नेक्सस एक प्रोजेक्ट था, उसके रिलेटेड उन्होंने पूछा था, 4 स्टेटमेंट बेसिक दिए थे। पहला था एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसके अंदर लेबर का मूवमेंट होने वाला है, यानी कि अलग अलग कंट्री के लेबर जाने वाले, इस रिलेटेड है। या सेकेंड था एक ऐसा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जिसमें क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग था, एक तो लेबर का मूवमेंट है, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट है, टेक्नोलॉजी का पेमेंट है, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिलेटेड है, राइट। सो प्रोजेक्ट नेक्सस, ये ना साल भर आप जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जो भी करंट वो साल करेगा वो एक कंपाइल PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे। तो प्रोजेक्ट नेक्सस एक कुछ नहीं था, एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट था। देखिए आपको दिखेगा प्रोजेक्ट नेक्सस ये किसका था तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। अब इसका एम क्या था, जो भी पेमेंट सिस्टम है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उसको स्मूथ करना है, राइट। एग्जाम्पल कैसा कर सकते हैं, इंस्टेंट लेवल के ऊपर कम से कम कॉस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, सिक्योर्ड पेमेंट कर सकते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ये था प्रोजेक्ट नेक्सस वगैरह। सो RBI ने भी प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया था, उसके अलावा अलग अलग कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक ने ये प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया था, राइट। सो वन लाइनर था कि हाँ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पेमेंट सेटलमेंट करना है, और वो रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट नेक्सस, उसके रिलेटेड सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आया था। ओके, सो टू मेक द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन फास्ट, चीपर एंड मोर इफिशियंट, राइट, अफोर्डेबल भी हो, सिक्योर्ड भी हो, वो एंगल से था। अगला देखो, वाइल कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हाउसिंग किस में आता है। देखिए यहाँ पे ना जब हम इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन में 2 टाइप के इंडेक्स हम देखते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर के लेवल के ऊपर क्या इन्फ्लेशन का ट्रेंड है वो सेटअप करता है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा बताया था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अलग अलग पैरामीटर्स हमारे होते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने पूछा था कि हाउसिंग एज अ क्या है। अब मुझे बता हाउसिंग क्या होता है, जहाँ हम रह रहे, राइट, हमारा मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड हो रहा है। सो इट इज़ टाइप ऑफ सर्विस, ऐसा अप्रोच से था। अब इसके अंदर आप देखोगे इधर इन्होंने देखो कोर 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 कोर, ये कोर जो था वो कन्फ्यूज करने के लिए आपको वर्ड यूज़ किया था। सो ये कोर का कोई ये यहाँ पे कंटेस्ट है क्या, ये सिर्फ जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए चारों में दी हुआ है। अब एक था कंज्यूमर ड्यूरेबल, एक था कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, एक था कैपिटल गुड्स, और एक होता है सर्विस। तो ये एक टाइप की सर्विस है जो था। सो मेन था कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर अलग अलग पैरामीटर के आते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, उसका बेस ईयर क्या है, वो कंटेस्ट में भी आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, राइट। सो इट इज़ अ सर्विस, इट इज़ टाइप ऑफ सर्विस। देखो आपको दिखेगा इसके अंदर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या करता है, एवरेज चेंज इन द प्राइस एट बास्केट
ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल के ऊपर, कंज्यूमर के पास में, यानी कि किस तरह से कम्युनिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, इन्फ्लेशन के साथ अफेक्ट कर रहा है, वो कैलकुलेट करने का काम करता है CPI। सो इट इज़ अ मेन मेजर ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन लेवल के ऊपर, एक होता है रिटेल लेवल के ऊपर। सो WPI जो है वो होलसेल लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन को काउंट कर रहे हैं, और CPI जो है वो एट अ पॉइंट ऑफ कंज्यूमर, है ना, जो कंज्यूमर बेनिफिट ले रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, काउंट करता है। और ये कौन बनाता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओके, ये ऑफिस 2019 में बना है, लेटेस्ट ऑफिस है। पहले NSSO CSO हुआ करता था, उन दोनों का मर्ज होके ये ऑफिस बना है। सो ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और CPI का यूज़ क्या होता है हमारे अंदर इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए? RBI को होता है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है 6 मेंबर की। उनका काम होता है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2% के रेंज में रखे, ठीक। सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए हम CPI कमेंड यूज़ करते हैं, और इसका बेस ईयर क्या है? 2012, ठीक। सो उसके अंदर आप देखोगे ना, CPI के अंदर अलग 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 कैटेगरीज आपको दिखेंगे। फूड है, या पान तंबाकू मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, हाउसिंग मिलेगा, और फ्यूल और लाइट था। तो उन्होंने पूछा था कि इसके अंदर जो हाउसिंग है वो क्या दिखा रहा है? तो मैंने जिस तरह से बताया कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस, राइट। सर्विस का बेनिफिट ले रहे हो तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस अंडर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, राइट। सो देखो क्या था, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे मैटर करने वाला है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड, फिजिकल डिफिसिट के रिलेटेड, हम क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें उसके रिलेटेड, वो मैटर करने वाले। सेकेंड, जो अलग अलग कंसेप्ट होती है, राइट, जैसे कि ये वाले हमने CPI के कंसेप्ट देख लिए, WPI के कंसेप्ट देखा है, तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सो वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट है कि जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया का पार्टिसिपेशन है, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे होंगे, उसका भी आपको पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स स्टैटिक पूरा होता नहीं है, इकोनॉमिक्स के साथ आपको करंट को लिंक करना ही पड़ेगा। अगर आप सिर्फ स्टैटिक बुक्स पढ़ रहे हो उससे आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, बट कंसेप्ट के साथ आपको ज़रूरत किसकी पढ़ने वाली है? उसको जो करंट में अलग अलग चीज़ें चल रही उसको लिंक करना आना चाहिए। ओके, वो आपको सब मिल जाएंगे था, डोंट वरी। अगला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिश द फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन इंडिया। अब ये बड़ी इवेंट था, राइट, कि उन्होंने उनका फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, बेंगलुरु में। सो ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसके रिलेटेड था? तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इसके रिलेटेड था। तो एक आदि कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, जो इंडिया में एक आधा इस्टेब्लिश हो रहा है, एक आधी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रहा है एक आधे फॉरेन कंट्री की, या इंडिया की यूनिवर्सिटी एक आधे फॉरेन कंट्री में इस्टेब्लिश हो रही है, तो जो फर्स्ट इवेंट्स होती है ना वो मैटर करती है। तो वो जो भी होंगे एक पेज पे भी हम अगर निकाल लेते हैं साल भर में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, तो हम एक अप्रोच आ सकता है कि ठीक है ये तो भी इतना तो भी हमने किया है। ओके, अगला देखो, राइट, ये हमारी बैचेस के रिलेटेड, ये हमारी सब टीचिंग फैकल्टी है। CDS के रिलेटेड होलिस्टिक प्रिपरेशन के लिए आपको एक क्रैश कोर्स टाइप के बैच मिलेंगे, जिसमें आपका पूरा सिलेबस विथ क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस के हिसाब से आपका कवर किया जाएगा, जिसके अंदर आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पे आपको पूछा था कि कौन सी पेयर करेक्टली मैच नहीं होती। अभी ना ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा कंसेप्ट आपने किया हो। देखिए ठीक है, आपको पहले दो दो स्टेटमेंट है वो आपको पता नहीं है, समझ लीजिए। ओके, ग्लोबल वैल्यू चेन आपको पता नहीं है, वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन पता नहीं है, पर आपको है ना करंट अकाउंट डिफिसिट है ना, अगर आपने बेसिक इकोनॉमिक्स का पढ़ाई किया है तो करंट अकाउंट डिफिसिट आपको पता होता है। और करंट अकाउंट डिफिसिट में FDI नहीं आता है, FDI इज़ अ फॉरेन कैपिटल अकाउंट के पार्ट आता है। तो अगर आपको पता है कि कंफर्म आपका C ऑप्शन तो आ रहा है, इन्होंने बोला था कि नॉट करेक्ट वगैरह कौन सा है, तो आपके इसके अंदर आपको ऐसा ढूंढना है कि जिसके अंदर C तो डेफिनेटली हो। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है, राइट। नाउ दो स्टेटमेंट राइट थे, पहला था ग्लोबल वैल्यू चेन, वो सेकेंड था वर्ल्ड इंटीग्रेटेड ट्रेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट शेयरिंग वगैरह क्या है ये आपको मैं बताता हूँ। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखिए ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, ग्लोबल वैल्यू चेन क्या हो रहा है, एक सीक्वेंस है, एक एक्टिविटी है कि एक जगह पे आप डिज़ाइन कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, यानी कि असेंबलिंग। आप देखते हो ना आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक यानी कि एक कंट्री के अंदर मोबाइल बन रहा है, उसके पार्ट्स दूसरे कंट्री से आ रहे हो,
तो ये सब चेन, ये जो चेन होती है ना, यानी कि कौन से कंट्री से आप क्या माल ला रहे हो, कहाँ पे असेंबल हो रहा है, सो इट इज़ अ नेटवर्क। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन था, जिससे क्या हो, अगर ये आपको पता है तो आपको पता रहेगा कि गुड्स वगैरह या सर्विसेज जो बन रही है कहाँ बन रही है, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, उसका जॉब क्रिएशन कैसा हो रहा है, और टेक्नोलॉजिकल डिफ्यूजन कौन से कंट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कहाँ पे किसकी ज़रूरत है, राइट। नाउ जीवीसी इज़ अ प्रोडक्ट शेयरिंग, करेक्ट, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन क्या करता है, स्प्लिट करता है प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, कि एक कंट्री के अंदर असेंबलिंग हो रहा है, को दूसरे कंट्री के अंदर उसके रिलेटेड उसके ऊपर कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, सो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड है। नाउ WITS प्रोवाइड्स जीवीसी रिलेटेड ट्रेड डाटा। अब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ना एक कहाँ पर डाटा, यानी कि कौन से कंट्री के अंदर कौन सी प्रोसीजर हो रही है, एक डाटा तो पता होना चाहिए। सो दैट इज़ अ डाटा, वो जो डाटा होता है उसके रिलेटेड सेकेंड ऑप्शन है। तो पहले दो स्टेटमेंट जो थे वो करेक्ट था, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों था, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट ये आपका यानी कि कैड करंट अकाउंट डिफिसिट हमारे एक होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। सो कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट का पार्ट नहीं होता है। सो वो एंगल से पहले दो स्टेटमेंट आपको वहाँ पे राइट दिखेंगे। ओके, ना अगला था, हाउ कैन द करेंसी डिप्रिवेशन स्टिमुलेट एंड इंक्रीजिंग द नेट एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे है ना वापस से कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा। हमारी जो करेंसी होती है राइट, ग्लोबल लेवल के ऊपर करेंसी, उसके अंदर अगर हम करेंसी का डिप्रिवेशन हो रहा है राइट, तो उसका इम्पैक्ट कैसा हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। पहला हो रहा है कि बाय रिड्यूसिंग द एक्सपोर्ट कॉस्ट, और दूसरा है बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट प्राइस। देखिए, जब एक आधी कंट्री की करेंसी क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो इनडायरेक्टली क्या होता है, उसका जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका इम्पोर्ट जो है इम्पोर्ट रिड्यूस हो रहा है। तो मुझे बताइए, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इनडायरेक्टली, तो एक्सपोर्ट कॉस्ट रिड्यूस हुआ होगा जब भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा ना। आपके कंट्री से करी चीज़ ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या हो रही है, जब सामने वाले को वो सस्ती गिर रही है, राइट है, तभी वो ज़्यादा आपके कंट्री से परचेस करेगा। सो पहला स्टेटमेंट राइट था कि अगर हम हमारे करेंसी को डिप्रिकेट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, एक्सपोर्ट कॉस्ट कम हो रही है, और इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। वो सेकेंड था बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्ट प्राइस, ये रॉन्ग था, इम्पोर्ट प्राइस यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग दिया है। क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर आपको अगर फॉरेन से इम्पोर्ट करना है चीज़, तो आपको सेम चीज़ के लिए पहले के हिसाब से ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। सो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ये आया था कि आप अगर आपका कंट्री के विद रिस्पेक्ट टू डिप्रेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कॉस्ट कैसा हो रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट कॉस्ट कम हो रहा है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और इम्पोर्ट कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इम्पोर्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। सो इट इज़ अ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया था, आपको मिल जाएंगे वगैरह कि किस तरह से उसे एक्सपोर्ट क्यों चीप हो जाता है, उसका एग्जांपल था, इंपोर्ट क्यों कॉस्टली होता है, आपको एक प्रॉपरली एनालिसिस मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। और इतना ही नहीं, इसके अंदर हमने डिटेल में किया है कि अगर एक आधे कंट्री के करेंसी के अंदर चेंजेस आ रहे तो क्या क्या इफेक्ट होता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर या इम्पैक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे किस तरह से इफेक्ट होता है, ये सब डिटेल में इधर आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कोर इन्फ्लेशन। ये भी एक इन्फ्लेशन पे ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहले हमने ऑलरेडी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी एक इन्फ्लेशन का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारा ये वाला, क्या पूछा था हमें, कोर इन्फ्लेशन का डेफिनेशन था। देखिए ना, इन्फ्लेशन आप जब काउंट करते हैं तो दो टाइप के कंसेप्ट हम पढ़ते हैं, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन और एक कोर इन्फ्लेशन। सो है ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे फूड हो गया या फ्यूल हो गया, ये बहुत वोलाटाइल होती है। तो अगर आप इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने भी जाओगे तो ये वोलाटाइल चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन के अंदर बहुत आपको अप एंड डाउन दिखाएंगे, क्योंकि इनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के ऊपर डिपेंड है। यानी कि फ्यूल की प्राइस ग्लोबल मार्केट के ऊपर कुछ भी चेंजेस होता है तो फ्यूल के प्राइस अफेक्ट होता है। अगर रेनफॉल के ऊपर हो गया, ड्रॉट हो गया, फ्लड आ गया, अगर ये कुछ चीज़ हो जाता है तो आपके फ्रूट्स वगैरह जो खाने की चीज़ें वगैरह या उसके चीज़ों में चेंज आ जाता है। सो ये जो है ना, ये बहुत वोलाटाइल चीज़ें होती हैं। सो अगर हमें एक अच्छा इन्फ्लेशन निकालना है जिससे हम प्रॉपरली पता कर पाए कि इन्फ्लेशन का परसेंटेज कितना था, इन्फ्लेशन रेट कितना था, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है उसमें से हम फूड और एनर्जी, इनडायरेक्टली फूड और फ्यूल को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सो CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड फ्यूल। समझ रहे हो, जब आप आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड का प्राइस
और फ्यूल का प्राइस, ये फ्यूल को इन्होंने क्या बोला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी बोला है, और फूड यानी कि आपका फूड, तो ये बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है, इसके अंदर ज़्यादा मार्केट के अंदर ऊपर नीचे होता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप फूड और फ्यूल माइनस करते हैं तो जो आपको इन्फ्लेशन मिलता है इट इज़ नोन एज कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन की जस्ट बेसिक कंसेप्ट उन्होंने पूछी थी, अभी आपको दिखेंगे इधर। देखिए कोर इन्फ्लेशन क्या था, कोर इन्फ्लेशन मीन्स इन्फ्लेशन मेजर विदाउट द इफेक्ट ऑफ फूड एंड फ्यूल, दैट इज एनर्जी प्राइस। समझ रहे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, इसको निकालने का रीज़न क्या था, उसके जो प्राइस होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड के हिसाब से हो गया, या जैसा मैंने बताया आपको कि बारिश आ जाता है, फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो ये चीज़ें ऐसी है कि जिसकी प्राइस सडनली अप जा सकती है, सडनली डाउन जा सकती है। तो काउंटिंग एक्यूरेट हो इसके लिए हम क्या कहते हैं, हेडलाइन में से माइनस करते हैं। सो कोर इन्फ्लेशन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एक स्टेबल इन्फ्लेशन है, एक स्टेबल इन्फ्लेशन का ट्रेंड दिखा रहा है कोर इन्फ्लेशन, और इसलिए कोर इन्फ्लेशन यानी कि आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड और फ्यूल के आइटम, जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल आइटम है, जो ज़्यादा वोलेटाइल आइटम है, उसको माइनस कर दीजिए। दैट इज बेसिक कंसेप्ट। ओके राइट, ये पूरा आपको दिखेगा सक्सेस स्टोरीज कहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस है। राइट, नेक्स्ट, एन अलाइनमेंट विद द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के रिलेटेड क्वेश्चन था, पोषण भी पढ़ाई भी वॉज लॉन्च अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी, अभी भी देखिए 4-5 साल हो गया है तो भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं और अभी भी आते रहेंगे आगे, क्योंकि ये बहुत मेजर शिफ्ट था हमारा एजुकेशन पॉलिसी में। इसके पहले हमने 1986 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, और ऑलमोस्ट 34 ईयर्स के बाद में हमने एजुकेशन पॉलिसी को रिव्यू किया है। सो अभी के 21st सेंचुरी के ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से किस तरह का एजुकेशन जरूरी है, उस हिसाब से बहुत सारे चेंजेस किए हुए। सो ये पॉलिसी में आने वाले टाइम में भी क्वेश्चन आते रहेंगे। सो इधर पूछा था कि पोषण भी पढ़ाई भी, ये जो लॉन्च किया था वो किसके अंडर था, तो याद रखो ये अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो होता है ना अर्ली लेवल के ऊपर, उसके रिलेटेड ये प्रोग्राम था। देखिए पोषण भी पढ़ाई भी, ये न्यूट्रिशन और एजुकेशन था, यानी कि पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और पढ़ाई यानी कि आपका एजुकेशन। सो ये लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट था। इट इज़ अ टाइप ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसका मेन पर्पस था न्यूट्रिशन सपोर्ट करना एट आंगनवाड़ी सेंटर। आपने आंगनवाड़ी ICDS स्कीम सुना होगा। सो ICDS स्कीम के अंडर आंगनवाड़ी सेंटर्स होते, उसके रिलेटेड ये था कि बच्चों को एजुकेशन भी मिले, साथ के साथ उनका न्यूट्रिशन का डिमांड भी पूरा हो, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है यानी कि न्यूट्रिशन का अमाउंट है वो कम हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग के लेवल से अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, सो वो अप्रोच से पोषण भी पढ़ाई भी ये इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। तो इंश्योर था होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स, 3 से 6 साल के अंडर के जो बच्चे हैं उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, एजुकेशन के साथ उन्हें न्यूट्रिशन भी मिले, इसके हिसाब से ये दिया गया था। और अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका मेन ये एम था। ओके, सो आंगनवाड़ी सेंटर को कैसा कन्वर्ट करना है आपको, पोषण कम लर्निंग सेंटर, ऐसा सेंटर आंगनवाड़ी सेंटर जहाँ आपको न्यूट्रिशन भी डिमांड फुलफिल हो रहा है और साथ ही साथ आपको एजुकेशन भी मिल रहा है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स। ओके, सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन था, ये रिलेटेड आपको डाटा मिल जाएगा। राइट, हमें पे ये था कि यानी कि प्ले बेस्ड लर्निंग बच्चों को पढ़ाते हुए सिखाया जाएगा, या न्यूट्रिशन के ऊपर उनका ध्यान देना है, तो इट इज़ होलिस्टिक बच्चों का डेवलपमेंट हो, वो एंगल से ये चीज़ की गई थी। राइट, अगला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन फ्लेक्सी वर्कर। अब है ना ये ट्रेंड बहुत बढ़ गया है, फ्लेक्सी वर्कर नाम ही से फ्लेक्सी यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी टाइप लग रहा है कुछ आपको, तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, फ्लेक्सिबल यानी कि वर्क कल्चर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसे टाइप के वर्कर को फ्लेक्सी वर्कर बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया था, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। अब फॉर्मल वर्कर है क्या, इनफॉर्मल या फॉर्मल, सो इट इज़ अ इनफॉर्मल वर्कर है, तो फॉर्मल तो नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉय वर्किंग इन अर्बन एरिया। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली अर्बन एरिया इन्होंने टारगेट किया। सेकेंड एग्रीकल्चर और सेकेंड रेगुलर सैलरी वर्कर। तो याद रखिए आपने, जैसे एग्जांपल से आपको समझेगा। देखो फ्लेक्सी वर्कर कौन कौन होते हैं, ये कैसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, नॉन परमानेंट होते हैं और टेम्पररी बेसिस के ऊपर है। राइट, एग्जांपल जैसे पार्ट टाइम का कुछ काम रहा तो आप फ्रीलांसर टाइप कुछ काम करते हैं ना, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का काम। आपको जब टाइम अवेलेबल है आप उतना टारगेट या उतना काम करके दे रहे हो। ये अर्बन एरिया में इसके होता है गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी भी होता है। राइट,
सो गिग वर्कर इज अ टाइप ऑफ फ्लेक्स, यानी कि फ्लेक्सी वर्कर हम जो देख रहे हैं। फ्रीलांसिंग हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, इतने इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किया, वो काम करके हमने दे दिया, सो इट इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी आपको यहाँ मिल रहा है। या ऑन कॉल प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क, सो कॉमन इन सेक्टर लाइक आईटी हो गया, डिलीवरी सर्विस हो गया, रिटेल हो गया। तो ये जो सर्विसेज अलग अलग है, मेनली अर्बन एरिया में सेंटर्ड होती है और इसको डिमांड होता है, राइट, कंटिन्यूसली वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो जितना देर का प्रोजेक्ट है, 2 महीने का प्रोजेक्ट रहा, 2 महीने के लिए इसको अपॉइंट किया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वो चला गया। तो फ्रीलांसर टाइप का जो जॉब है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्सी वर्कर। ओके, सो इट इज़ नॉट अ फॉर्मल टाइप ऑफ वर्क, इट इज़ अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ वर्क, राइट। तो इधर आपको ये फ्लेक्सी वर्कर का भी कंसेप्ट हो जाएगा। अगला था विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब वापस देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन, ये भी जो चेंजेस आए हुए ना, ये अभी एजुकेशन, हेल्थ, ये प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे। तो इधर पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग, यानी कि आपको टीचर का ट्रेनिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सिस्टम में। सो कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो टीचर ट्रेनिंग के रिलेटेड है? तो निष्ठा नाम का प्रोग्राम था, जो फोकस करता है टीचर की पीरियडिकली ट्रेनिंग होती रहे। अगर टीचर खुद ट्रेन रहेगा तो ज़्यादा प्रॉपरली स्टूडेंट को हेल्प कर पाएगा। सो देखिए, निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड और टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट इज अ इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसका एम है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल एंड अदर स्टेक होल्डर। तो बीच बीच में जो भी स्कूल के रिलेटेड टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, उनकी टाइमली उनके ट्रेनिंग करना है, उतना ही है, उसको बोला जाता है। उसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकते हैं या उसका कंसेप्ट आपको पूछ सकते हैं, तो दैट इज निष्ठा। ये भी एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही अलाइन होने वाला टाइप का क्वेश्चन है, सो सेम टाइप का बता सकते हैं, राइट। सो इतने क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के रिलेटेड हमने देखे। देख लीजिए, इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रेंड तो समझ लीजिए, आपको कंसेप्ट जितनी पता होना चाहिए। जैसे हमने सीपीआई के बेस पे कंसेप्ट क्वेश्चन देखा है, डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ के रिलेटेड देखा होगा। सो कंसेप्ट तो आपको पता होना चाहिए, बट कंसेप्ट के साथ अगर आप करंट ट्रेंड को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, उसके अंदर हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड जो भी आता है, इकोनॉमिक सर्वे बजट आ रहा है या अलग अलग जो स्कीम्स लॉन्च हो रही है, अगर थोड़ा भी उसका आपको नॉलेज रहा तो आप 7 to 8 क्वेश्चन डील कर सकते हो। सो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे, जितना वो साल भर में इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रहा है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो आप इसका डेफिनेटली बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं और एक क्वेश्चन के साथ, मोस्टली ज्योग्राफी वगैरह के साथ मिलते हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट सबको।